मैं रितेश कुमार सीटेट के एसएसटी के हिस्ट्री एसएसटी में 3 सब्जेक्ट पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और उसमें पेडागोजी भी रहती है, जिसमें क्लास 6 के इतिहास के पहले अध्याय क्या कब कहाँ और कैसे को लेकर आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि रसीदा केस स्टडी के माध्यम से अतीत के बारे में जानना चाहती है। इसमें एक केस स्टडी दिया गया है जो रसीदा कर रही है। आप देखें कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो रसीदा पेपर पढ़ रही थी, तो उसे अचानक एक 100 साल पहले की दुर्घटना यानी कि कहानी जो भी थी उसे दिखाई पड़ी। तो वो सोचने लगी कि इतने पहले का कैसे लोग जानेगा कि इतने पहले क्या हुआ था। तो यहीं पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे पता लगाएं। तो आप 100 साल यानी कि कल जो हुई थी उसको तो आप रेडियो से सुन के पता लगा सकते हो, टेलीविज़न से सुन के आप देख सकते हो, यानी टीवी देख सकते हो, अखबार में भी कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो, या कुछ भी आप आधुनिक युग में सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, इसे कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए आप आगे देखें। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में आप क्या जानोगे, एक आप अपने दिमाग में रख लो कि अतीत के बारे में आपको जानना क्या है। आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो कि अतीत के बारे में हमें क्या जाननी है। तो आप यहाँ पे देख लो कि अतीत के बारे में आप जान सकते हो क्या क्या खाते थे, पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, नहीं पहनते थे, क्या करते थे, ये व्यवसाय क्या करते थे, कौन पशुओं को पालते थे। अतीत के बारे में तो यही जान सकते हैं ना, कैसा घर था, क्या खाते थे। अतीत के बारे में यही जानेंगे। अब आप देखोगे कि लोग रहते कहाँ थे, आप ये भी जान सकते हो। यहाँ रहना देखिए मैं लिखा हूँ, लोग रहते कहाँ थे, तो आप यहाँ देखो, सॉरी, ये आप देख लो, लोग रहते कहाँ थे। तो आगे चलते हैं, लोग रहते कहाँ थे। तो रहने के लिए लोगों ने, तो पहले लोग बसते थे नदी समुद्र तट के किनारे, क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधा मिल जाती थी, पहली बात। और दूसरी बात, पानी के आसपास ही विशाल जंगलों का भी विकास होगा, बंजर में होगा नहीं। तो जैसे ही विशाल जंगल का विकास होगा, वहाँ पे अखेटक भी लोग हो जाएंगे, यानी कि जानवर को मार के खा सकते हैं, यानी कि शिकार करके। और नदी के किनारे बसे हैं, नहर के किनारे बसे हैं, समुद्र के किनारे बसे हैं, तो वहाँ पे लोग पानी पीने जानवर लोग आएगा ही, तो और आसानी होती थी। और नज़दीक में जंगल है, तो वहाँ पे कंद मूल भी मिलती थी। तो लोग यही वजह से लोग नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा बसते थे। तो अब इसमें एक नदी का नाम, इस चैप्टर में 4 नदियाँ, लगभग 4 नदी दी गई है, उसका नाम आपको याद रखना होगा। पहला नाम है नर्मदा नदी। आप नर्मदा नदी के बारे में आप जानते होंगे कि नर्मदा नदी के पास लोग पहले बसे, तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के पास बसे, जिसमें लोग कुशल संग्राहक थे, यानी कि कंदमूल लाते थे, खाते थे। सबसे पहले कहाँ बसे, आप आगे देखो, नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी में कई लाख वर्ष पहले लोग बसे, जहाँ पे विशाल जंगल थी। अभी आपको बताए, तो जंगल में क्या मिलेगा, फल फूल, जड़, कंद मूल भोजन के लिए आसानी से मिल जाते थे, और नदी के किनारे थे तो पानी तो आपको मिल ही जाता था। और ये आखेटक भी थे। तो नर्मदा नदी के किनारे आप देख सकते हो कि जो बसे थे वो कुशल संग्राहक और कुशल आखेटक थे। लेकिन ये बसे कब थे, तो ये जो बसे थे वो कई लाख वर्ष पहले, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बसे हैं ये कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पे बसे हैं। इसको ये भी आई है, ये आपको याद रखना होगा।
नर्मदा नदी के तट पे सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछ देंगे आपसे एसएसटी में कि कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ किस नदी के तट पर बसे थे। उसमें आपको दे दिया जाएगा नर्मदा नदी, गंगा का दक्षिण, गंगा यमुना का द्वाब, ऐसे कर कर के दे देगा। और उसमें से ए है, ए बी भी है, ए सी भी है, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो आप याद रखें कि नर्मदा नदी के तट पे कई लाख वर्ष पहले बसे थे और वो कैसे थे, कुशल संग्राहक थे और जानवरों का आखेटक यानी कि शिकार भी करते थे। अब हम आगे चलते हैं। एक 4 नदी का लगभग वर्णन है। तो आप पहला नर्मदा नदी देख लिए और अब आके देखिए दूसरा, नदी और पहाड़ी। अतीत के बारे में आप जान रहे हैं कि लोग कहाँ बसते थे, कहाँ रहते थे। अभी हम लोग ये जानेंगे कहाँ रहते थे। अब आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सुलेमान एंड किरथर, ये पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी पे भी लोग बसे थे। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व 8000 वर्ष पूर्व, अब आप कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर थे और सुलेमान और किरथर के पास जो पहाड़ी हैं उसके पास 8000 वर्ष पूर्व क्या थे, साल पहले क्या हुए थे, वहाँ जौ और गेहूं की खेती किए थे। वहाँ आप ये देखो, यहाँ 8000 वर्ष पूर्व जौ और गेहूं की खेती किए थे। आप देख सकते हो। जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया, उन्होंने भेड़ और पालतू भी बनाए, भेड़ बकरी ये सबको भी पालतू बनाए। ये एक पहाड़ी ये हो गई सुलेमान एंड किरथर, इसमें 8000 वर्ष पूर्व याद रखना है। और इसमें आप देखो आगे कि क्या किया, कहा है कि 8000 साल पहले पालतू बनाए, किसे, भेड़ बकरी कुत्ता ये सारी चीज़ों को। और क्या उपजाए थे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास, जौ और गेहूं। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके कि हाँ, कृषि का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, ये दे देगा सुलेमान एंड किरथर, गारो एंड खासी, गारो पहाड़ी, ये सारी चीज़ें दे देगी, विंध्याचल पहाड़ी, सिंधु नदी के तट पे, ऐसे दे देगी। नर्मदा नदी के तट पे आरंभिक कृषि का कहाँ विकास हुआ था। और ये इसमें से कर देगा ये इनमें से सभी, ए और बी और सी, ऐसे प्रश्न आते हैं। और दूसरी बात ये भी पूछ देगी जौ और गेहूं का प्रारंभिक उत्पादन कहाँ हुआ था। ये रोट लर्निंग वाली प्रश्न पूछ देगी आपसे कि जौ और गेहूं का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये आप आगे देख लो, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास हुई थी। और ये कब हुई थी, 8000 साल पहले। ये आप सुलेमान किरथर देखे। अब आप दूसरी पहाड़ी देखोगे गारो तथा मध्य भारत में बिंद। गारो और बिंद पहाड़ी को अगर आप देखोगे तो इसके पास क्या हुआ था, जौ और गेहूं। तो सुलेमान और किरथर, लेकिन गारो आप आगे देख सकते हो यहाँ पे गारो एंड बिंद पहाड़ी, ये बिंद पहाड़ी मध्य भारत में पड़ेगी। इसमें सबसे पहले चावल उपजाया गया था यानी कि धान की खेती गारो एंड बिंद पहाड़ी के पास। और जौ और गेहूं सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास 8000 साल 8000 साल पहले। अब आप आगे चलो। अब आप आगे ये देखोगे कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदी जो पाकिस्तान में भी बहती है, अफगानिस्तान में भी, शायद अफगानिस्तान में और इंडिया में, ये सिंधु और सहायक नदी। अब सहायक नदी की बात आ गई है तो प्रश्न उसमें ऐसे भी पूछते हैं सीटेट में कि सहायक नदी दे देंगे, सहायक नदी, और उसमें परिभाषा दे देंगे। तो सहायक नदी की परिभाषा क्या है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और ये सहायक नदी। और सिंधु नदी के आसपास आप देखोगे यहाँ सिंधु और सहायक, ये इधर मैं लिखा हूँ, ये देखो सिंधु और सहायक नदी के पास 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, सिंधु और सहायक नदी के पास 4700 वर्ष पूर्व। इसमें अगर आप ऐसे लिखना चाहो, ये अगर आप इसके पास ये अगर देखना चाहो तो क्या हुआ था, आरंभिक नगर के यहाँ आरंभिक नगर फले फूले थे। आरंभिक नगर, ये
आरंभिक नगर फले थे? ये देख लो आप, सिंधु और सहायक नदी के पास क्या हुआ था? आरंभिक नगर। अब आपके पास कितनी नदियां हुई? आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से चलो, ये आपके पास टोटल नदियां कितनी हो गई? आप इधर आओ, देखो यहाँ नर्मदा नदी ये कभी आई थी। अब आपके पास दूसरी नदी क्या आ गई? सिंधु और सहायक नदी। अब आप आगे चलो, सिंधु और सहायक नदी के बाद आपको क्या मिली है? सिंधु और सहायक नदी के बाद आपको मिलेगी गंगा और इसकी सहायक नदी। तो आप ये जान लो कि प्राचीन काल में, यानी कि प्राचीन भारत में एक साम्राज्य की, लगभग एक ही साम्राज्य को पढ़ना पड़ता है, वो है मगध का साम्राज्य। तो ये जो मगध का साम्राज्य था, ये आप देख सकते हो कि मगध का जो साम्राज्य है वो गंगा नदी के दक्षिण में है, जो वर्तमान में कहाँ पड़ती है? बिहार में। और ये बहुत शक्तिशाली थी अपने प्राचीन काल में, जिसकी मगध की अगर आप राजधानी की बात की जाए, मगध, इसमें अगर राजधानी की बात की जाए मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगृह, यानी कि गृह वज्र भी कहते हैं। और फिर बाद में कहाँ गई थी? पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना। ये मगध की राजधानी थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। अब आप आगे चलें। अब लोग यात्राएं क्यों करते थे प्राचीन भारत में, उसके बारे में अगर जानना चाहें तो आप आगे देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में लोग यात्राएं, जैसे कोई नदी के किनारे बसे हैं, तो हो सकता है कि गर्मी के मौसम में पानी सूख गई हो, तो ये प्राकृतिक आपदा है कि पानी सूख गई तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप नदी के किनारे बसे हैं तो जैसे कि वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। जैसे अगर इस बाढ़ की तुलना आप करें तो अभी वर्तमान में बिहार के उत्तरी बिहार में अगर आप देखें तो बाढ़ से पूरा उत्तरी बिहार ग्रसित है। तो वहाँ पे भी प्राकृतिक आपदाएं आई हुई है, जिसके कारण लोग दक्षिणी बिहार में भाग रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहली बात ये, प्राकृतिक आपदा के कारण भी प्राचीन भारत में लोग घूमते थे। और दूसरी, जंगल फल फूल मौसम के अनुसार लगते थे। तो जो फल जम्मू कश्मीर में अपने मौसम में हैं, वो फल अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में भी अपने मौसम में उगेंगे। और फल तो हमेशा फल एक ही जगह थोड़ी होगा। कंदमूल, जंगल है तो दूसरे दक्षिण भारत में 6 महीने कोई ऋतु में रहेंगे, या उत्तर भारत में भी कोई ऋतु में रहेंगे फल कंदमूल। तो इसके कारण भी लोग घूमते थे। अब घूमते भी क्यों थे? राजा सीमा बढ़ाने के लिए भी लड़ाई करता था, झगड़े करते थे, तो अपनी राज्य क्षेत्र को सीमांत बढ़ाने के लिए भी लोग इधर उधर टहलते थे, घूमते थे। एक दूसरे इतने कष्ट उठाए, पर्वत पहाड़ खोज में निकले, गुफा को खोजते थे कि अपने मौसम में कैसे बचा जाए। तो आगे चलते हैं कि लोग घूमते क्यों थे, आप समझ गए होंगे। आगे चलता हूँ। अब आप इस चैप्टर में देखोगे कि देश के नाम की चर्चा की गई है, कि लोग देश का नाम, अभी आप भारत तो आप जानते हो कि भारत है, लेकिन इसका नाम कैसे पड़ा ये आप जानो। भारत को अभी 2 नाम से 3 नाम से जानते हैं। ऐसे तो बोलते हैं हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, इंडिया, ऐसे कर कर के इतने नाम से बोलते हैं, लेकिन प्रायः जो है वो इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं हिंदुस्तान को। तो इसमें इंडिया और भारत की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। तो आप यहाँ देखोगे, इसमें आप देखो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। और इंडस को अगर संस्कृत में देखें, इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और अभी आप देखोगे कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ, उसके किनारे आरंभिक नगर बसे। तो ये जो आरंभिक नगर बसे, हो सकता है कि वो भारत थी। तो वो आप अपने, अब ये कह रहा है कि एटलस, तो ये बहुत हाई लेवल की हो जाती है एटलस खोलना। तो ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को, अब देखो उत्तर पश्चिम,
आप देख सकते हो भारत की मैप अगर आपके मन में या आपके दिमाग में चल रही है तो आप आगे चलो या मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आप अभी मैं इस पे लिखा हूँ, इस पे आप देख सकते हो, ये भारत की मैप है। तो आप इसमें देखो कि उत्तर तो आप सभी जानते हो कि ऊपर में है, और पश्चिम, उत्तर पश्चिम आप देख लो, उत्तर और पश्चिम इस भारत की मैप में उत्तर पश्चिम को जो, और उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी आए, उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी भारत में आए, वो क्या कहे, वो भारत को हिंदोस अथवा इंडोस कहे, इंडोस। ईरानी और यूनानी ये क्रमशः है कि ईरानी क्या बोले, हिंदोस, यहाँ पे आप देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, क्या बोले हैं, हिंदोस और इंदोस, ये क्रमशः है कि ये दोनों हिंदोस और इंदोस बोले हैं। और ये जो भारत का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग हैं उसके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी पुष्टि, अब हम आपको बोल दें इतनी बात, हम आपको बोलें, आप कैसे मानोगे कि हम सही बता रहे हैं, या इस बुक में आपको प्रमाण चाहिए ना कि ये देश का नाम भारत है, ये मैं कैसे मान लूँ कि ईरानियों ने हिंदोस कहा, यूनानियों ने हिंदोस कहा, ये सब चीज़ें तो मानने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए। तो आप ऋग्वेद को देखो, जो हमारे हिंदू यानी कि सनातन धर्म की जो एक पुस्तक है, मतलब पुस्तक नहीं, अपौरुष ही है, उसको बहुत महत्व है जो भी। तो आप देखो कि ये लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, ऋग्वेद को आप देखो तो ये 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद है, उसमें इतनी चर्चा लिखी हुई है कि ये भारत के नाम के बारे में। तो आपसे ये पूछ सकती है एजेंसी, आपसे ये सवाल पूछ सकती है कि ये जो भारत का नाम, देश का नाम है, वो कहाँ उल्लेखित है। तो आप याद रखना ऋग्वेद में। और ये भी पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद कितनी पुरानी है, तो 3500 वर्ष पूर्व। आपको इतनी रखनी पड़ेगी, और ये भी रखनी पड़ेगी, रोड लर्निंग करनी ही पड़ेगी, आपको ये भी रखनी पड़ेगी कि हिंदोस और इंदोस कौन बोला। तो आपसे ये पूछ देगा कि इंदोस कौन बोला, ईरानियों ने, हिंदोस कौन बोला, यूनानियों में नहीं, तो नहीं, ये आपको क्रमशः याद रखनी पड़ेगी कि यूनानियों ने हिंदोस बोला और यूनानियों ने इंडोस बोला। तो आगे चलते हैं कि अतीत के बारे में। अभी हम लोग इस पुस्तक का ही नाम है अतीत के बारे में। तो आप ये भी देखोगे कि अतीत के बारे में जाने कैसे, तो पहले हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अतीत जो शब्द है, ये निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो अतीत, यहाँ पे भी आप देख लो, ये जो अतीत शब्द है, अतीत, ये बहुवचनांत है, ये अतीत शब्द बहुवचन की है, अतीत एक वचन नहीं है। अब बहुवचन कैसे है, तो इसमें आप ही का या मेरा ही थोड़ी अतीत है, ये तो सबके बारे में बताया गया अतीत की, प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे, तो लोग ही बहुवचन। तो ये अतीत शब्द बहुवचनांत शब्द हैं, ये एक वचन के शब्द नहीं हैं। अब आगे चलते हैं, ये अतीत बहुवचनांत शब्द हैं। तो आप आगे चलें, देखें अब अतीत के बारे में जानेंगे कैसे। तो अतीत के बारे में जानने के लिए अभी जैसे ही आपके पास या कोई आसपास ये शब्द आए कि आप अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, तो अतीत के बारे में जानने के लिए आपको कुछ स्रोत की जानकारी चाहिए। जैसे आप स्रोत क्या है, आप स्रोत के बारे में भी तो जानकारी चाहिए। अब स्रोत भी दो होती है, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो इसमें अगर इतना आगे जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप आगे देखें कि अतीत के बारे में जानने के लिए पांडुलिपि और अभिलेख, अगर ये दोनों स्रोत की बात की जाए कि ये दोनों स्रोत कैसी है, तो ये दोनों पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये पांडुलिपि, अब ये पांडुलिपि कैसी होती थी, अब आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिखा हूँ, ये जो पांडुलिपि है वो हाथ से लिखी हुई होती थी। पांडुलिपि पे लोग, पांडुलिपि कैसे लिखते थे लोग, हाथ से, ये ना कंप्यूटर से टाइपिंग करनी, ये वाली नहीं थी, ये हाथ से लिखी हुई थी। और ये जब हाथ से लिखी हुई थी तो इसकी कोई भाषा होगी भाई, कि पांडुलिपि की भाषा क्या थी, तो पांडुलिपि की भाषा संस्कृत और प्राकृत थी। जो प्राकृत भाषा थी वो उस समय
आम जनमानस की भाषा थी, यानी कि जनता की भाषा थी, और संस्कृत भी भाषा थी। तो ये हाथ से ये किस पे लिखी होती थी पांडुलिपि, किस पे लिखी हुई थी? तो भुर्ज के पेड़ के छाल होती थी, उसे भोजपत्र, यहाँ पे आप देख लो, ये भोजपत्र की मैं बात कर रहा हूँ। ये भुर्ज के पेड़ की छाल, ये देखो भुर्ज के पेड़ की छाल पे भोजपत्र से लिखी होती थी। और इनकी भाषा कैसी होती थी? तो भाषा संस्कृत और प्राकृत होती थी। और ये 1000 साल पहले, ये कब लिखी हुई थी? 1000 साल पहले से लिखी आ रही है। अब आप ये देखोगे कि जब ये किसी की पेड़ की छाल पे लिखी हुई है भुर्ज की, अब ये मिलती कहाँ थी? ये जो पेड़ है, आप ये देखो भुर्ज की पेड़, ये कहाँ मिलती थी? हिमालय के आसपास। भुर्ज की पेड़ की छाल हिमालय के आसपास मिलती थी, और ये पेड़ की छाल हिमालय के आसपास मिलती थी। लेकिन ये जो पांडुलिपि थी, ये पांडुलिपि, ये जो पांडुलिपि है, ये कहाँ लिखी हुई मिलती है? तो ये प्राप्त होती है मंदिरों से, बिहारों से। अब बिहार तो बौद्ध मठ भी होते हैं ऐसे, जैन मठ। तो ये बिहारों से मिली है, मंदिरों से मिली है, कुछ राजाओं के महलों से मिली है। ये अतीत के बारे में जानने के लिए पांडुलिपि का प्रयोग किया गया है। बहुत ऐसे पांडुलिपि हैं जो आज उपलब्ध हैं, और बहुत ऐसे भी पांडुलिपि हैं जिसे कीड़ा खा गया है। अब आप आगे चलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो, ये अभिलेख की मानचित्र है। ये एक पांडुलिपि की चित्र है। ये ऐसे ही पांडुलिपि लिखे रहते थे, और ये इसमें छेद करके पहनाए हुए रहते थे। अब आप आगे चलोगे तो ये एक अभिलेख की चित्र है, ठीक है। ये अभिलेख कहाँ की है? ये अभिलेख 2250 वर्ष पूर्व, ये अफगानिस्तान, जो वर्तमान में अभी अफगानिस्तान है, वहाँ से मिली है। और ये किसकी अभिलेख है? ये अभिलेख अशोक की है। अगर अभिलेख की बात आ जाए तो अभिलेखों में सबसे फेमस अशोक माना जाता है, राजा अशोक। ये भी मगध का ही साम्राज्य पे था। तो अभिलेख के बारे में आप जाने होंगे कि अभिलेख भी जैसे पांडुलिपि कुछ पे लिखी हुई थी भुर्ज नामक पेड़ पे, वैसे ही अभिलेख भी कठोर धातु यानी कि कठोर सतह पे भी लिखी हुई मिलती है। तो अब आप आगे चलें अभिलेख के बारे में। ये कुछ बर्तन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, मुहर मिले हैं, आप पढ़ सकते हो इसमें। नहीं तो मैं अगर एक एक लाइन पढ़ना चालू कर दूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिर आप बोरिंग हो जाओगे। फिर एक ही चैप्टर में आप 4 दिन लगाओगे, और फिर आपकी सीटेट की परीक्षा भी निकल जाएगी, और आपकी पूरी तैयारी भी नहीं होगी। तो आप बस समझो इसमें, उसके बाद आप अपने से NCERT की ये PDF है, आप पूरी पढ़ो NCERT। अब पूरा इतिहासकार के बारे में आप जानोगे कि इतिहासकार जो हैं वो अतीत का अध्ययन करते हैं। इससे प्रश्न भी आते हैं कि इतिहासकार ये दे दिया, ऐसे इतिहासकार लिख के, और ये वाट लगा देगी ऐसे, इतिहासकार ऐसे कर दी और ये ऐसे लगा देगी, और इधर ये V और C ऐसे लिख दी और D लिख दी। इसमें लिखे केवल अतीत का अध्ययन, केवल वर्तमान का अध्ययन, केवल भविष्य का अध्ययन, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन, ऐसे करके, और इनमें से सभी ए भी है, ऐसे करके ऑप्शन मिलेगी आपको, और आप जो भी लगाओ। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं। हम आगे चलते हैं। अब अतीत एक या अनेक, तो अतीत जो है वो शब्द जो है मैं आपको ऊपर बताया हूँ कि ये जो अतीत है वो बहुवचनांत है, क्योंकि सबकी अलग अलग अतीत होती है। जैसे किसी के फादर मछुआरे हैं तो उसकी अलग अतीत होगी, किसी के फादर राजा थे तो उसकी अलग अतीत होगी, अलग संस्कृति होगी। जैसे कोई नागालैंड में रहती है तो उसकी अलग अतीत होगी, कोई हरियाणा का है तो उसका अलग अतीत होगा, कोई राजस्थान का है तो उसका अलग अतीत होगा। तो इसीलिए अतीत जो शब्द है वो बहुवचनांत शब्द है, सबकी अलग अलग अतीत होती है। अब आप आगे चलें। तिथियों का मतलब, ईसा मसीह को, आप ईसा को जानते होंगे। ईसा के जन्म के पूर्व जितनी भी तिथियां लिखी जाएगी उसे ईसा पूर्व कहेंगे, और ईसा के जन्म के बाद जितनी भी तिथियां लिखी जाएगी उसे ईसा कहेंगे। जैसे 200 ईसा, अभी 2024 चल रहे थे, 224 ईसा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये तिथि समझ गए। अब आप आगे चलें। अभी तक मैंने जो जितना भी मैं आपको यहाँ पे दिखाया समझाया, उसकी की फैक्टर एक है। NCERT की खूबसूरती है ये की फैक्टर, उपयोगी शब्द।
अब आप देखो यात्रा, लोग यात्रा क्यों करते थे आपको बताया, पांडुलिपि के बारे में आपको बताया, पांडुलिपि के बारे में भी आपको बताया, अभिलेख भी बताया आपको, आप अभिलेख भी देख लेना, अभी बताया, पुरातत्व भी बताया कि पुरातत्व क्या है, इतिहासकार का वही बताया, स्रोत भी आपको बताया, अज्ञात लिपि, इतनी चीज़ मैं आपको अभी बताया हूँ। आप अगर क्विक रिवीजन करना चाहो तो आप ये उपयोगी शब्द को देखना और अपने दिमाग में पूरी चीज़ें वर्णन करना। अब आप यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी की कुछ प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं मिलान करने के लिए, एकदम टू कॉपी, जस्ट टू जस्ट। तो आप देखो, आपको बताए थे नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी में क्या लोग बसे थे, तो क्या करते थे, आखेटक शिकार करते थे और संग्राहक भी थे, कलमुन भी खाते थे। अब मगध भी देखो तो पहला बड़ा राज्य था जो गंगा के दक्षिण में है। अगर गारो पहाड़ी को देखो तो वहाँ आरंभिक कृषि हुई है। अगर यहीं पे सिंधु को देखो तो प्रथम नगर बसे जैसे हड़प्पा। गंगा घाटी को देखो तो ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। अब कुछ तिथि आपको याद करने के लिए हम बताएं तो ये जो तिथि 8000 साल पहले की भी मैं बात किया, सिंधु सभ्यता में 4700, गंगा घाटी 2500 भी बताया आपको जो मगध, और वर्तमान में 2000 वर्ष पूर्व, इतनी आपको याद रखनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।